जानते हैं कि केमिस्ट्री को दो भागों में बांटा गया है, एक कार्बनिक रसायन, एक अकार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में जो है इसको दो पार्ट में बांटा गया है। तो आज हम काफी बेहतरीन सा चैप्टर को लेकर के आप लोग के बीच उपस्थित हुए हैं, कार्बनिक रसायन। अब सबसे पहले कार्बनिक रसायन है क्या, अगर ये हम आप लोगों के बीच चर्चा कर दूं तो कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की एक शाखा है। मेरी बात को आप लोग अमल कीजिएगा, ठीक है। जो भी मेरे साथी अभी जुड़े हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और वीडियो का एक शेयर तो बनता है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग को भी एक काम बनता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य साथी भी इसका लाभ उठा सके। इस बहुत बड़ी परिस्थिति में हम आपके बीच जुड़े हैं, ठीक है, और आगे भी चलते रहेंगे, है ना। आ जाइए, कार्बनिक रसायन क्या है। कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बन तथा कार्बनिक यौगिकों से बने, कार्बनिक पदार्थों से बने यौगिकों का हम अध्ययन करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। समझ में आ गया। कार्बनिक रसायन का रसायन शास्त्र की एक शाखा है जिसमें हम कार्बन तथा उनसे बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई ये बातें। चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आ जाइए, अब हम आपको एक सुंदर सा टॉपिक बताने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा है। जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है। जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच लिखे हैं, जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, ठीक है। जीवन शक्ति का सिद्धांत, जो भी हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। आप क्वेश्चन पर अमल करें, ठीक है। जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है। बुक नहीं भी है आप लोगों के पास तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको इस काबिल आपको बना देंगे, इस काबिल आपको सिखा देंगे, इस काबिल आपको बता देंगे कि बुक की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा आपको। जीवन शक्ति की सिद्धांत की यदि हम आप लोगों के बीच बात कर ले तो कहता है कि पहले के वैज्ञानिकों का या पहले के लोगों का यह मान्यता था कि केवल सजीव जगत से ही हम सजीव जगत से ही जो है कार्बनिक यौगिक को प्राप्त कर सकते हैं, इसे हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। क्या समझा आपने। पहले के लोगों की यह मान्यता था कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण केवल सजीव जगत से ही होता है, सजीव प्राणियों से ही इसको प्राप्त किया जा सकता है, इसे हम प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है ना। इसी सिद्धांत को लोगों ने जो है क्या कहा, जीवन शक्ति का सिद्धांत कहा, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, हम जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। और इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने 1815 ईस्वी में यह जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया गया था कि पहले के लोगों की मानता था कि कार्बनिक यौगिक जो है केवल सजीव जगत से ही प्राप्त किया जा सकता है, इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जीवन शक्ति का क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। याद हो गया आपका, कौन दिए थे ये, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, 1815 ईस्वी में उन्होंने दिया था, है कि नहीं।
ठीक है, ये बात आप सभी क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। यहां तक कि कोई प्रॉब्लम? अब क्या हुआ, लेकिन आगे चलकर जीवन शक्ति के सिद्धांत को गलत साबित करते हुए बोहलर ने 1828 ईस्वी में, बोहलर ने 1828 ईस्वी में, किसने, आगे चल करके जीवन शक्ति को जो है, जीवन शक्ति को जो है, जीवन शक्ति को जो है आगे चल करके जो है बोहलर ने 1828 ईस्वी में इसे तोड़ दिया। क्या कर दिया, इसे तोड़ दिया। और सबसे पहले जो है प्रयोगशाला में एक कार्बनिक यौगिक, सबसे पहले प्रयोगशाला में एक कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण करके बताया। किसका निर्माण किया? सबसे पहले जो है एक कार्बनिक यौगिक जो है यूरिया का उसने निर्माण किया। ठीक है, याद रखिएगा। अब यूरिया का निर्माण कैसे किया, याद रखिएगा। यूरिया का निर्माण में क्या हुआ कि जब अमोनियम साइनाइड को गर्म किया गया, ध्यान दीजिएगा, जब अमोनियम साइनाइड को हम गर्म करते हैं, मतलब NH4CnO, अमोनियम साइनाइड को जब प्रयोगशाला में गर्म किया गया तो प्रयोगशाला में गर्म करने पर हमें प्राप्त हुआ H2N सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड आपका निकलता है NH2 निकलता है। ठीक है ना। जब प्रयोगशाला में हमने गर्म किया अमोनियम साइनाइड को, अमोनियम साइनाइड को जब गर्म किया गया तो हमें किसका निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया बना। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। आ जाइए, बहुत अच्छा। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। आ जाइए, याद रखिएगा। सबसे पहले प्रयोगशाला में कौन सा यौगिक तैयार किया गया, कार्बनिक यौगिक। तो सबसे पहले प्रयोगशाला में जो कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया गया वह कार्बनिक यौगिक आपका क्या कहलाया, यूरिया कहलाया। क्या कहलाया, यूरिया कहलाया। किसने बनाया था, 1828 ईस्वी में जो है, किसने, बोलिएगा, 1828 ईस्वी में इसको कौन गलत साबित किए थे, बोहलर ने। सही बोले, ठीक है। बोहलर ने जो है 1828 ईस्वी में क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया और जीवन शक्ति के सिद्धांत को तोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम आपको लेकर के चलने वाले हैं रासायनिक। अगर हम बंधन की बात करें, रासायनिक बंधन तो पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। हम एक बात लेकर चलते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन आप लोग जानते होंगे। इससे पहले अगर थोड़ी सी और जानकारी दिया जाए कि कार्बन रसायन, ध्यान दीजिएगा, जो आपका कार्बन रसायन है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। कार्बनिक रसायन जो आपका होता है वह आपका हाइड्रोकार्बन का रसायन होता है। ठीक है ना, वह आपका हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्क्रम का रसायन है। कार्बनिक रसायन जो आपका होता है वह आपका हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्क्रम का रसायन है। अगर हम बात कर लूँ आप लोगों के बीच, अगर हम बात कर लूँ आप लोगों के बीच सल्फर यानी गंधक की, एक क्वेश्चन आपसे पूछ देता है सल्फर का अणुसूत्र क्या है। ठीक है, आ जाइए, इसको मिटा देते हैं। आपसे यदि पूछ दे सल्फर का अणुसूत्र क्या है तो आप लोग क्या बोलिएगा, सल्फर का अणुसूत्र। आप लोग अपना अपना कमेंट कीजिए, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा, तो हम जल पी लेते हैं, है ना। क्लियर है, यहाँ तक की बातें याद रखिएगा। सल्फर का अणुसूत्र
नहीं। सल्फर का अणुसूत्र पता क्या होता है? S8। सल्फर का अणुसूत्र जो है S8 होता है और इसकी मेन संरचना को याद रखें, इसको बंधन का याद रखें। हम सब बंधन पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, है ना। इसका मेन बंधन को याद करना है। सल्फर का अणुसूत्र S8 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका S8 हो रहा है सल्फर का अणुसूत्र। तो इसकी अगर हम आपको कहें कि इसका बंधन बनाइए, सहसंयोजक बंधन बनाइए, तो इसकी सहसंयोजक बंधन पता कैसी बनती है? ताज जैसी। कैसी बनती है? ताज जैसी। आइए हम आपको बना करके बता देते हैं। देखिएगा, सजाने के लिए सीखिएगा। एस 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 एस, ठीक है। अब आइए, यहाँ पर आपका एक S पड़ेगा, यहाँ पर आपका एक S पड़ेगा, है ना। यहाँ पर आपका एक S पड़ जाएगा, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी बातों को अच्छे से आप लोग अमल कर लीजिएगा ना, तो आपको समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसकी संरचना को आपको समझना है कि इसकी संरचना कैसी बनती है। तो इसकी संरचना जो है ताज जैसी बनती है। कैसी बनती है? ताज जैसी इसकी संरचना होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे बात कर लूँ सल्फर का, तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सल्फर का परमाणु संख्या आप लोग कमेंट कीजिएगा, तब हम इस सिलसिला को आगे बढ़ा देंगे आप लोगों के बीच, है ना। सल्फर का परमाणु संख्या जरा बोलिएगा, आप लोग क्या बोलते हैं? हम 30 तक के आपको अच्छे से याद करवा दिए थे। कमेंट कीजिए आप सभी लोग, सल्फर का परमाणु संख्या, सल्फर का परमाणु संख्या बोलिएगा। बारे वाह, मंटू जी का जवाब आ चुका है, युवराज जी का आ चुका है, कुणाल राज जी का आ चुका है, सपना जी का, युवराज जी का, प्रिंस जी का, गणेश जी का, मंटू जी का, बिगू जी का, राहुल जी का, विष्णु जी का। बहुत अच्छा, याद रखिएगा सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16 होता है। अब बोलिएगा, सल्फर का परमाणु संख्या 16 है, तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा? तो इसका विन्यास आप लोग बोलिएगा 2 8 8 2 10 और 6। ये आपका इसका विन्यास हो रहा है 6, है ना। इसका विन्यास क्या आपका हो रहा है? 6 हो रहा है। आइए इस सिलसिला को हम समझते हैं। इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है, माने इसको 2-2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान दें मेरे प्यारे साथ, इसके पास 6 है ना। देखिए इसके पास 6, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे करेगा, तो इसके पास आपका क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा, 2 2 4, ठीक है। अब देखिए इसकी बारी, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अब इसके पास क्या बच गया? 4 बच गया। 1 2 और 2 आपका ऐसे कर देते हैं, 2 और 2 4, 4 2 आपका 6 हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं ब्लैक मार्कर, आइए इसको हम ब्लैक से कर देते हैं। 4 हो गया। अब इसके पास देखिए 6 आपका है, एक इसको देगा, ठीक है, एक इसको देगा। अब बचा 4, 2 और 2 4, ठीक है। अब इसके पास देखिए 4 है, 6 है, एक इसको दिया, एक इसको दिया, 2 और 2 4, है ना। इसको थोड़ा सा उठा करके आप यहाँ कर दीजिए तो ठीक रहेगा। अब ध्यान दीजिए, अब इसके पास कितना है? 4 6 है, एक इसको देगा, ठीक है, और एक जानते हैं एक यहाँ पर इसको रखेगा, ऐसे रखेगा। इसके पास फिर आपका 4 बच गया, है कि नहीं। आगे देख लेते हैं, इसके पास भी आपका 6 है, तो एक इसको ऐसे देगा, ठीक है, और एक इसको ऐसे देगा, ठीक है, इसको ऐसे देगा और अपना 6 देखिए 4 यहाँ पर रख लेगा। इसके पास भी तो एक इसको देगा, एक इसको देगा और अपना 4 ये क्या करेगा? रख लेगा। इसके पास भी तो एक इसको देगा, एक इसको देगा और अपना 4 क्या करेगा? रख लेगा। अब देख कर ध्यान दीजिएगा अच्छे से, इसका 2 2 4 2 6 और 2 8, मतलब यहाँ से ऐसे ये हो गया। इसकी बारी 2 2 4 2 6 2 8,
यहाँ से ऐसे, ठीक है। इसकी बारी 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ से ऐसे। इसकी बारी 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर एक और पड़ेगा, हो गया। अब इसकी बारी ध्यान दीजिएगा, 2 2 4 2 6 2 8, एक इससे कर लेगा, हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसकी बारी 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ से ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसकी बारी 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब इसकी बारी 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ से ऐसे। ये आपका बंधन हो गया, ठीक है। अब अगर इसका हम आप लोग के बीच पार दे संरचना अगर लेकर के चल लेते हैं तो इसकी संरचना हम पार सकते हैं एस, छोटा सा पार देता हूँ संरचना इसका, एस 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 एस, एक एस आपका यहाँ रहेगा, एक एस आपका यहाँ रहेगा, एक एस आपका यहाँ रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इससे सिंगल बॉन्ड, 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 इससे सिंगल बॉन्ड। देखिए एक आपका ताज जैसी संरचना क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है ना। ठीक है, यह एक आपका ताज जैसी संरचना क्या हो गया, आपका हो गया, है ना। चलिए, बहुत अच्छा। बॉन्डिंग आपका समय में एकक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ठीक है ना। चलिए, तो ये बात आपको काफी रोमांचक है, इस बात को आपको पकड़ना होगा, ठीक है। अब आइए हम आपको लेकर के चलते हैं दो संरचना। अच्छा, आप लोग को ये पता है, अगर हम कार्बन की बात कर लें, क्योंकि चैप्टर ही आपका कार्बनिक यौगिक है, हम कार्बन की आपकी बात कर लें तो कार्बन में आप लोग जानते हैं क्या होता है आपका कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में हम केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों का ही चर्चा कर लेते हैं। आप लोग 1 मिनट वेट कीजिएगा थोड़ा सा। चलिए आ जाइए। चलिए ठीक है, अगर हम बात कर लूं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करूं, अब इतना अस्थिर से बता रहे तो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करूं आप लोगों के बीच कार्बन के अपरूप, तो कार्बन के परमाणु संख्या क्या होता है बोलिएगा। कार्बन के परमाणु संख्या क्या होता है बोलिएगा। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, इसका विन्यास क्या होता है 2 और 6। कार्बन का परमाणु संख्या 6, 2 और 4 इसका विन्यास होता है। और यह आपका क्या है अधातु। कार्बन क्या है अपवाद है, यह आपका क्या है अधातु है। क्या है अधातु है, ठीक है ना। यह आपका एक क्या है अपवाद है, ठीक है। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, अगर हम चर्चा करूं आप लोगों के बीच, कार्बन के 2 अपरूप होते हैं। कितने अपरूप 2 अपरूप। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं तो 2 अपरूप होते हैं। एक होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट। कार्बन के कितने अपरूप 2, हीरा और ग्रेफाइट। कहिएगा सर देखो फ्लोरीन, तो उसको भी हटा दीजिए, वो बकमी फुटबॉल पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले ये हम समझ लेते हैं, कार्बन के संरचना और बनावट को लेकर के चल लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा,
कार्बन के दो अपरूप के बारे में पढ़ेंगे, हीरा और ग्रेफाइट। ये पूर्ण रूप से जो है कार्बन का ही रूप होता है। देखिए, हीरा जो होता है सफ़ेद हीरा कहलाता है, और कोयला जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, काला हीरा कहलाता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हीरा की अगर हम संरचना की बात कर लें, ठीक है, हीरा कार्बन का एक अपरूप है, ठीक है ना। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी का जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा। ध्यान दीजिएगा, हीरा कार्बन का एक अपरूप है जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे कठोरतम पदार्थ में से एक है। कार्बन हीरा का एक अपरूप है जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे कठोरतम पदार्थ में से एक है। इसमें जो कार्बन की संरचना, ध्यान यही याद रखना आपको, हीरा में जो कार्बन की संरचना होती है, इसमें प्रत्येक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे अन्य, प्रत्येक कार्बन का जो है जो 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे अन्य 4 कार्बनों के मिलकर के जो है एक व्यवस्थित रूप संरचना प्रदान करते हैं। इसका प्रत्येक जो 4 कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना, वे अन्य कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन से जुड़ करके एक सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें जब चारों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ता है तो जुड़ने के बाद पता है एक त्रिविमीय क्या बनाता है, एक त्रिविमीय आकृति का निर्माण कर लेता है, ठीक है, जिसके कारण इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है। फलतः वो जानते हैं क्या होता है, वह विद्युत के कुचालक हो जाता है। हीरा विद्युत का सुचालक नहीं है, ये त्रिविमीय रूप से जो इसका प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जो जुड़े होते हैं, प्रत्येक कार्बन इसके 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए जो है यह विद्युत का सुचालक नहीं है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, फलतः यह विद्युत का सुचालक नहीं होता है, और यह प्राकृतिक में पाए जाने वाले सबसे कठोरतम पदार्थ में से एक है, ठीक है। समझ चुके मेरी बात को आप लोग, है ना। कार्बन इलेक्ट्रॉनों का संचालन समझौता करता है, कार्बन का अपरूप क्यों होता है। देखिए, कार्बन का निर्माण पता है कि जीव जंतुओं से ही हुआ है। मंटू जी का क्वेश्चन है, कार्बन का अपरूप क्यों होता है। कार्बन मुख्य रूप से, जैसे कि कार्बन की जो संरचना है, बनावट है, आप लोग जानते होंगे कि हीरा कोयले की खदान से निकाला जाता है ना। तो जब कोयले पर अधिक ताप और दाब का प्रहार होता है तो वह हीरा में परिवर्तित हो जाता है, और कोयला पूर्ण रूप से कार्बन होता है, ठीक है ना। कोयला पूर्ण रूप से कार्बन ही होता है, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट भी आपका कार्बन है, दोनों के दोनों में कार्बन की भरपूर मात्रा, केवल कार्बन ही है इसमें, दोनों आपका इसमें कार्बन ही है, इसमें पूरा पूरी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन वह आपका अधिक ताप और दाब कर वह चमकीला हो गया, लेकिन इसमें आपका चमक नहीं होता। ग्रेफाइट में, कार्बन कोयला में चमक नहीं होता है। अगर हम इसकी संरचना की बात कर लें तो प्रत्येक कार्बन, जैसे मान लिया जाए एक त्रिविमीय आकृति में आप सभी जो है जुड़े रहते हैं इसमें, है ना। आप लोग आकृति को देख लीजिएगा, सभी जो है एक त्रिविमीय आकृति में आपको जुड़ करके, माने इसका प्रत्येक कार्बन जो है क्या होता है, आपस में जुड़े होते हैं हीरा का, जिसके कारण जो है यह विद्युत के क्या हो जाते हैं, कुचालक हो जाता है। माने इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है ना। इसीलिए क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन यदि हम बात कर लूँ ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है,
इसमें कार्बन के 4 परमाणु 3 अन्य कार्बन के परमाणुओं से जुड़े होते हैं और इसके एक कार्बन जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जिसके कारण ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। धातु अधातु के अपवाद में आप लोग इसको पढ़े थे, है ना। धातु अधातु के अपवाद में इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट किए थे, अच्छे से इसको पढ़े थे, ठीक है। तो ये बात को आप लोग अच्छे से अमल कर लीजिएगा। इसकी जो संरचना होती है, बनावट होती है, वह आपका चतुष्फलकीय होता है। याद रखिए, इसका त्रिविमीय होता है, उसका चतुष्फलकीय होता है, ठीक है ना। उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है आपस में आपका स्वतंत्र हो जाता है, याद रखिएगा। आप लोग बना सकते हैं संरचना इसका, माने सभी के सभी जो है क्या होते हैं, इसमें आपस में क्या होते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा मुक्त रह जाता है ना। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वह हमेशा क्या होता है, मुक्त होता है, मुक्त रह जाता है, ठीक है ना। इसीलिए क्या होते हैं, विद्युत का सुचालक हो जाता है, ठीक है। इसका संरचना देखिए आपका हो गया। क्लियर है, ठीक है। ये विद्युत का सुचालक इसीलिए होता है क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त होता है, इसीलिए विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। आ जाइए, फ्लोरीन की अगर हम बात कर लें आप लोगों के बीच, अभी आप लोग फ्लोरीन की चर्चा कर रहे थे, अगर हम फ्लोरीन की बात कर लें आप लोगों के बीच तो कहता है कि कार्बन का एक अन्य अशुद्ध शुद्ध रूप भी होता है जो फ्लोरीन कहलाता है। इसकी अगर हम अणुसूत्र की बात कर ले फ्लोरीन की तो 6 कितना होता है, 60 होता है। फ्लोरीन की अगर हम अणुसूत्र की बात कर लें तो वह आपका C क्या होता है, C उसमें 60 होता है। फ्लोरीन का अणुसूत्र ये आपका होता है, ठीक है ना। और इसकी आकृति कैसी होती है, बकमी फुटबॉल की तरह। जब इसकी आप संरचना बनाइएगा, जिस प्रकार देखते हैं फुटबॉल नहीं खेलते, पैर वाला फुटबॉल या वॉलीबॉल आप लोग खेलते होंगे ना, तो उसमें नहीं गोल 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 आपका संरचना होता रहता है। तो उसी फुटबॉल की भांति जो ये देखने में आपको प्रतीत होता है, बकमी फुटबॉल की तरह ये देखने में प्रतीत होता है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा है ना, तो बहुत अच्छा। अब आगे आपको पढ़ना है कार्बनिक यौगिक को किन किन सूत्रों से निरूपित किया जाता है। कार्बनिक यौगिक को किन किन सूत्रों से निरूपित किया जाता है। आइए एक टॉपिक को लेकर के चल लेते हैं आप लोगों के बीच, याद रखिएगा। अगला टॉपिक लेकर के चले, समझने का केवल प्रयास कीजिएगा। हम एक एक बात आपको इसमें सिखाएंगे, टोटल बातें आपको इसमें बताया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, लेकर चलते हैं। कार्बनिक यौगिक को किन किन सूत्रों से व्यवस्थित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। पहला, सबसे पहला नियम लेकर चल लेते हैं, C60, बहुत अच्छा। बकमी फुटबॉल, बहुत अच्छा। सोनू जी आ जाइए। कार्बनिक यौगिक के मुख्य रूप से हम 3 भागों में दर्शाते हैं। सबसे पहला तो लुई बिंदु इलेक्ट्रॉन संरचना, लुईस बिंदु इलेक्ट्रॉन संरचना। दूसरी आपका हो जाता है संरचना सूत्र, तीसरा आपका होता है त्रिविमीय सूत्र, त्रिविमीय सूत्र। ये तीनों के बारे में हम जो है काफ़ी अच्छे से गहराई से जो है समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ये तीनों के लुई बिंदु इलेक्ट्रॉन संरचना, संरचना सूत्र, त्रिविमीय सूत्र, ठीक है। हम ये कल के क्लास में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे आप लोगों के बीच, है ना। आज के लिए इतना ही रखेंगे, थोड़ा सा बोलने में असमर्थ हो रहे हैं अभी। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल के क्लास में जो है
हम आप लोगों को बीच इसी तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दीजिए हमें इजाज़त मेरे प्यारे साथियों। मिलते हैं शाम को 7:05 या 7:10 बजे से मैथ क्लास लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय बाय।